दोस्तों, आपदा प्रबंधन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपदा के दौरान बचाव के उपायों की, जिसके अंतर्गत हमने बचाव के साधन, एक बचावकर्ता के कर्तव्य, बचाव दल के लिए कार्य में लाए जाने वाले उपकरणों की चर्चा की थी। और अब हम बात करेंगे बचाव के पश्चात राहत कार्यों की। राहत कार्यों के माध्यम से किस प्रकार राहत कार्यों को अंजाम दिया जाता है और बचाव दल इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाता है, इस पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि स्थानीय स्त्री पुरुष निरंतर विचार विमर्श करने के बाद जिस आपदा दल का गठन करते हैं, वो न केवल आपदा संबंधी तैयारी का काम करता है, अपितु गांव के अंदर आपातिक स्थिति में निस्तारण और बचाव में भी लग सकता है। तो ये आपदा राहत दल समुदाय द्वारा खोजने, बचाने और निकालने के बाद पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाता है, जिन कदमों को हम बांट सकते हैं, कई कार्यों में बांट सकते हैं। सबसे पहले शरण स्थल की स्थापना। जिनके घर ढह या टूट जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, जिसमें निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। कुछ मकानों की तुरंत मरम्मत करने की तुरंत आवश्यकता पड़ती है। अस्थायी शरण स्थलों के लिए तंबू या तिरपाल से बने अस्थायी शरण स्थल बनाना। बेघर हुए लोगों को स्कूल, धर्मशाला, पंचायत घर और इस प्रकार के जो सार्वजनिक भवन हैं, उन भवनों में आश्रय देना। दूसरे चरण में हम कार्य करते हैं भोजन की व्यवस्था करना। आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को और वहाँ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर भोजन नहीं होगा तो आपदा से प्रभावित लोग और आपदा कार्यों में लगे हुए लोग अपने काम को सही प्रकार अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो भोजन की व्यवस्था करना। फसलों को हुए नुकसान और खाद्यान्न भंडार का आकलन करना। खेत में फसल सहित पीड़ित व्यक्तियों के बीच अनाज का वितरण की व्यवस्था करना, अतिरिक्त अनाज जुटाना, ये सारी व्यवस्थाएं अत्यंत आवश्यक होती हैं, इनको करना होता है। संचार, केंद्रीय संचालन स्थल और विभिन्न एजेंसियों के मुख्यालयों से रेडियो, टेलीफोन, टेलेक्स से संपर्क स्थापित करना, ताकि जरूरत पड़ने पर और अधिक कार्मिकों और सेवाओं की हमें आवश्यकता होती है तो उनकी मांग की जा सके। संचार व्यवस्था से इनके संयोजन में हमें मदद मिलती है। इस संदर्भ में हमें पेशेवर रेडियो ऑपरेटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। वर्तमान समय में मोबाइल के जो साधन हैं, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन प्रायः देखा गया है कि आपदा के दौरान सबसे पहले जो प्रभावित होने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें संचार के साधन होते हैं। तो हमें ऐसे उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे वर्तमान समय में सैटेलाइट फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रभावी उपकरण है, जो कि आपदा के समय आपदा राहत दल के पास अगर हो तो वो अतिरिक्त सहायताओं की मांग कर सकते हैं। अगले चरण में हम कार्य कर रहे होते हैं सफाई और पहुंच। वाहनों के आने जाने के लिए सड़कों को साफ करना, आपदा स्थल के आसपास के इलाकों में हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह तलाशना, उसे तैयार करना। अगर ऐसी स्थिति हुई है कि आपदा राहत दल का पहुंचना वहां तक बड़ा मुश्किल है और वहां पर अतिरिक्त जो मांग है, हमारी आवश्यक सामग्री है या सहायता की मांग कर रहे हैं, वो अगर पॉसिबल नहीं है, जमीन के रास्ते आ पाना संभव नहीं है, तो वहां पर तत्काल हमें हेलीपैड तैयार करना चाहिए और जगह तलाश करें और हेलीपैड के लिए वहाँ पर उतरने के लिए एक स्थान तैयार कर लें और संकेत देने के लिए जो आवश्यक तकनीकें होती हैं, उनका इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्मोक, धुआं देना, या एक बड़े से लाल कपड़े से झंडा बनाकर उसके बारे में वहाँ पर अपनी जानकारी देना। अगला आता है पानी और बिजली की आपूर्ति। ये इसको फिर से बहाल करना अत्यंत आवश्यक होता है। पानी और बिजली सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इसकी अस्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। आपदा के तुरंत पीने के बाद पीने के पानी की बड़ी समस्या हो जाती है, इसकी व्यवस्था करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पानी साफ करने की मशीन का उपयोग करना चाहिए और क्लोरीन टैबलेटों का वितरण करना चाहिए, जिससे लोगों को साफ जल की व्यवस्था हो सके। ये सब करने के बाद अब हमें बात करनी होगी पीड़ितों के लिए आवश्यक सुविधाओं की अस्थायी आपूर्ति की, जिसके लिए हमें पीड़ितों को कपड़ा, चिकित्सा उपकरण, खाने बनाने के बर्तन, प्लास्टिक सीट, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करानी होंगी, ताकि वे अपने ही क्षेत्र में रह सकें और ताकि उनको हटाने और निकालने के काम पर कम बोझ पड़े। अगर हमें आपदा प्रभावित लोगों को वहाँ से कहीं अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित करना पड़ता है, तो उसमें हमारा काफ़ी समय और धन का व्यय होता है। तो इसलिए इस बोझ को कम करने के लिए वहीं पर उन्हीं के क्षेत्र में रहने के लिए उनको आवश्यक सामग्रियाँ और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना आवश्यक होगा कि वो जिस स्थान पर आपदा आई है, क्या वह स्थान सुरक्षित है।
ऐसा तो नहीं है कि जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर दोबारा आपदा आने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में तो उन्हें वहां से तत्काल जो है अन्यत्र जगह स्थानांतरित करना आवश्यक होगा। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पीड़ित लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना, सुविधाओं की व्यवस्था करना, अस्थायी शौचालय, साफ पानी, कूड़ा हटाना, रोग नियंत्रण, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें स्वास्थ्य और मल निकास की व्यवस्था वहां पर करना आवश्यक होता है। एक महत्वपूर्ण चर्चा और है सार्वजनिक सूचना। पीड़ितों को बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ से क्या सहायता मिल सकती है, वे अपनी सहायता खुद कैसे कर सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस प्रकार की स्थिति में अफवाह बहुत तेज़ी से फैलती है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोगों का मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो इसको रोकने के भी उपाय करने चाहिए। आपदा राहत दल को आवश्यक है कि वे लोगों को मानसिक उपचार भी प्रदान करें और उनको सांत्वना दें, उनको धैर्य बधाए कि इस प्रकार की आपदाओं के बाद किस प्रकार से उनसे निपटा जाता है, इस बारे में लोगों को जागरूक करें। फिर हम बात करें सुरक्षा की, तो कानून और व्यवस्था का इंतजाम करना बड़ा अत्यंत आवश्यक रहता है। आपदा के समय चोर और लुटेरों का भय बना रहता है, वे लूटे हुए लोगों को भी लूटने में संकोच नहीं करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के उपाय अत्यंत आवश्यक होते हैं। यह देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर जहाँ पर हमने देखा कि आपदाएं होती हैं, वहाँ पर सबसे पहले कुछ अराजक तत्व जो कीमती सामान होता है उसकी चोरी में लग जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले हमें उस आपदाग्रस्त क्षेत्र की चारों तरफ से घेराबंदी कर देनी चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। पहाड़ों में जंगली जानवरों का भय भी आपदा के बाद बना रहता है, तो इससे संबंधित सुरक्षा का भी पूर्ण इंतजाम हमें करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पुनर्निर्माण की, तो मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। असुरक्षित और मरम्मत जो मकान नहीं हो सकते हैं, उन मकानों की पहचान कर देनी चाहिए और उन्हें रहने के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। और हमने कहा कि अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूछताछों का इंतजाम करना, आपदा के बाद लोग अपने परिजनों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए खोजे हुए, घायल, बचे हुए व्यक्तियों की सूची तैयार करें, विवरण तैयार करें, साथ ही उनकी अवस्थिति का विवरण अवश्य दें। और इसीलिए हमने देखा होगा कि जब भी हम देखते हैं इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो टोल फ्री नंबर या आपातकालीन जो नंबर होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि लोगों में एक भय और असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। पशुधन की रक्षा के लिए भी हमें कुछ कार्य करने होंगे। ये तो थी मनुष्य जीवन की बात, तो पशुओं के लिए भी हमें जीवन यापन की जरूरतें, जैसे चारा पानी की उपलब्धता, पानी की व्यवस्था, विषैले कीड़े सांपों से पशुओं की सुरक्षा, उनको टीका लगाना, चिकित्सकों की मदद करना, पशुओं के हुए नुकसान का मूल्यांकन करना, मरे हुए पशु हैं तो उनको हटाना, उनका निपटारा करना, और साथ ही लोगों को पशुओं की सुरक्षा के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक होगा। पुनर्निर्माण के अंतर्गत मकानों की पुनर्निर्माण, उसमें रिट्रोफिटिंग ये शामिल हो सकती है। शरण स्थल, गोदाम, विद्यालय, अस्पताल और महत्वपूर्ण जो स्थल है, अगर उनमें कुछ नुकसान हुआ है तो उसका तत्काल उसकी मरम्मत कर दी जा सके, ताकि वे फिर से ऐसे होने वाली आपदाओं का सामना कर सके, और पशुओं के लिए भी शरण स्थल बनाने अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार हम इन विशिष्ट खतरों से समुदाय की सहभागिता से इन कार्यों के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। राहत पास में राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ हमें संपर्क साधना होगा, ताकि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन चीज़ों को उनको उपलब्ध कराया जाए, जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, पीने का पानी, ऐसे अनेक वस्तुओं की बहुत लंबे समय तक इन लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तो इसको हमें करना होगा। कई बार देखा गया है कि लोगों ने पहले से ही इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रखी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा समुदाय जितना ज़्यादा जागरूक होगा, हमारा समुदाय जितना सजग होगा, वह इन आपदाओं से उतनी जल्दी निपट पाता है। आपदा की बाद की गतिविधियों के अतिरिक्त समुदाय के लोगों को आपदा कम करने के लिए उसमें तैयारी करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए सामुदायिक भागीदारी इसमें अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमने आज बात की राहत कार्यों की। तो राहत कार्यों के बारे में आज हमने सूक्ष्म जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश की है। अगले चरण में हम बात करेंगे बचाव दल के लिए उपकरणों की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें, ताकि इसमें हम और सुधार कर सकें, या और किस विषय में आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में अवश्य जानकारी दें। धन्यवाद।